मोदी की मुलाकात के तुरंत बाद रास्ते कैसे खुलते गए, अब जरा ये समझ लीजिए। 26 अक्टूबर 2023 को नेवी के इन 8 अफसरों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई। 2 दिसंबर 2023 को यूएई में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के शासक की मुलाकात हुई। तुरंत बाद 3 दिसंबर को भारत को कतर की तरफ से इन नेवी अफसरों के लिए कॉन्सुलर एक्सेस दी गई। 28 दिसंबर को कतर ने इन 8 अफसरों को दी गई मौत की सजा को ड्रॉप कर दिया और 12 फरवरी को कतर ने भारतीय नेवी के इन 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया। इसीलिए तो ये अफसर भारत लौटने के बाद सिर्फ और सिर्फ मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जान बचाकर लाए हैं। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. कतर से जान बचाकर आए नेवी के ये पूर्व अफसर मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। इसके अलावा कतर से एक और डील हुई है और यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस डील के बाद भी कतर कुछ ढीला पड़ा हो। यह रिहाई ऐसे समय में हुई है जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। 6 फरवरी को हुए इस समझौते में भारत कतर से 2048 तक लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी खरीदेगा। इसकी कुल लागत $78 अरब है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करेगा। इस गैस का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। यह मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि मुस्लिम देश यूएई के अबू धाबी में जहां पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, और दूसरे मुस्लिम देश कतर ने भारत के 8 नागरिकों की मौत की सजा माफ कर दी है। कतर और भारत के बीच कूटनीति की नई केमिस्ट्री उभर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद 14 फरवरी को कतर भी जाएंगे और वहां वो कतर के अमीर से मिलेंगे। From UAE, after completing his visit on 14th of February there, Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and other high dignitaries in Qatar. You would recall the Prime Minister had last visited Qatar in June 2016. As such, this will be Prime Minister's second visit to Qatar. कुल मिलाकर मोदी ने 10 साल पहले देश नहीं झुकने देने का जो वादा किया था, उसे मोदी लगातार निभा रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी क्या कर रहे हैं, अब जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि मोदी का एक एक विरोधी आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया है। पिछले साल जब इन नेवी वेटरन्स को कतर में मौत की सजा सुनाई गई तो सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस ने खास तौर पर मोदी को विश्वगुरु कहकर तंज कसा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कहा था कि मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। एक तरफ तो कांग्रेस ने इस बात पर दुख जताया, कहा कि देश दुखी है, और दूसरी तरफ सीधी सीधी राजनीति की, सरकार को खूब बुरा भला कहा। मीडिया सेल के इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने तो बाकायदा एक लंबा सा वीडियो बनाकर ट्वीट भी किया था। खूब सवाल उठाए थे कि जब तक वक्त था तब तक सरकार ने क्या किया। मोदी और उनकी डिप्लोमेसी और विदेश नीति के खिलाफ एक तरह से पूरा कैंपेन चला था। इसमें कांग्रेस पार्टी तो शामिल थी ही, उनके साथ लेफ्ट लिबरल भी थे, और एजेंडा एक ही था कि अब विश्वगुरु कैसे बचाएंगे। विश्वगुरु वाला टेक्स्ट कांग्रेस की आईटी सेल से निकला और सब जगह वही फैलाया गया।
मोदी का और उनकी डिप्लोमेसी का फेल्योर बताया गया। क्या मौजूदा और क्या पूर्व मोदी का हर विरोधी इसमें शामिल था? हैदराबाद वाले भाईजान ने तो मोदी के इस्लामिक देशों की मोहब्बत पर सवाल उठाए, चुनौती दी कि अब वापस लाकर दिखाएं। इस पूरी कैंपेन को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग कभी चाहते ही न रहे हों कि मोदी अपने इन नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाएं, क्योंकि अब जब मोदी इन 8 को बचाकर लाए हैं, ये लोग स्वदेश लौट आए हैं, तो सन्नाटा पसरा है। मोदी का हर विरोधी चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा, सबके ट्विटर हैंडल शांत पड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस के जयराम रमेश ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक ट्वीट कर दिया है कि हमें खुशी है कि वो वापस लौट आए हैं। इस ट्वीट को भी जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें कहीं भी मोदी का नाम तो छोड़ ही दीजिए, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार तक का नाम नहीं है। इनकी पार्टी का हर नेता जब कोस रहा था तो मोदी का नाम ले लेकर बोल रहा था। अब जब ये नौसैनिक वापस आए हैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। यही है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस पार्टी मोदी के चाहने वालों को और ज्यादा ईंधन दे रही है। वो अपने खिलाफ नफरत पैदा करवा रही है, क्योंकि चुनावों से पहले ही मोदी का राष्ट्रवाद एक अलग लेवल पर चल रहा है। मोदी ने अगर कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, तो वो अभी तक उस वादे को पूरा कर रहे हैं और इसीलिए 24 में भी देश राष्ट्रवाद के इस मुद्दे पर मोदी के साथ है। ओआरएफ के लेटेस्ट सर्वे में इस बात पर मुहर भी लगती दिख रही है। इस सर्वे में शामिल 83% लोगों ने मोदी की विदेश नीति को अच्छा बताया है। इसी तरह से 83% युवाओं ने G20 को बड़ी सफलता बताया है। इसी सर्वे में 81% ने अमेरिका को, 77% ने रूस को, 77% ने जापान को आने वाले दशकों में देश का सबसे बड़ा साझेदार बताया है। सर्वे में शामिल 80% युवाओं को यह भी लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का टारगेट रखना चाहिए। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर मोदी का भी ऐसा ही व्यू पॉइंट है। यानी देश का युवा मोदी की कूटनीति, विदेश नीति और राष्ट्र नीति पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही सी वोटर के एक सर्वे में जब यह सवाल पूछा गया कि अगर भारत चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध करता है तो क्या होगा, इस सवाल के जवाब में 69% से ज्यादा लोगों ने कहा कि भारत दोनों को हरा देगा। यानी लोग मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रवाद पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि वो चीन पाकिस्तान दोनों को एक साथ हराने की क्षमता मोदी के अंदर देख रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनावों में जब यही लोग वोट करेंगे तो जाहिर तौर पर राष्ट्रवाद के इन मुद्दों के बारे में सोचेंगे जरूर।